हमास और इजराइल की जंग हर बीतते दिन के साथ भयानक होती जा रही है। हमास को सबक सिखाने पर आमादा इजराइल ने इस जंग के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं उसे पाने के लिए वो गाजा पट्टी में दिन रात बमबारी कर रहा है। और 11वें दिन जंग से जुड़े कुछ ऐसे वीडियो जारी हुए जिसने हमास के आतंकी अड्डे होने का दावा किया। इन्हीं में एक ये वीडियो भी है जिसे हमास मिलिट्री हेडक्वार्टर बताया गया और इस हेडक्वार्टर के साथ ही इसके आसपास के आतंकी ठिकानों पर इतनी बमबारी हुई कि पूरा इलाका धुआं हो गया। बताया गया कि यह हमास का वही हेडक्वार्टर था जिसके बैंक से गाजा में आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जारी किए जाते थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इन वीडियो के जरिए हमास के 200 ठिकानों को एक ही दिन में जमींदोज करने का दावा किया। इजराइल ने दावा किया हवाई हमलों के जरिए उसने हमास के कई अहम ठिकानों के साथ ही उनकी पनाहगाह बनी सुरंगों को भी नष्ट कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक उनका ऑपरेशन कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं जिसमें गाजा के आसमान से बरसते बमों की चोट से रिहायशी इलाके की एक इमारत कुछ ही पल में गायब होती दिखी। बताया गया कि इस हमले में आईडीएफ और शिन बेट ने हमास के एक बड़े आतंकी ओसामा अल-माज़िनी को ढेर कर दिया, जिसकी तलाश अरसे से इजराइल को थी। गाजा पट्टी के कई इलाकों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया है और इसके साथ ही अब तक कई टॉप कमांडर्स इजराइल मार चुका है। ओसामा अल-माज़िनी की मौत हमास के लिए बड़ा झटका है। साथ ही ओसामा अल-माज़िनी की मौत को इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी भी माना गया, क्योंकि ओसामा हमास के टॉप आतंकियों में से एक था। साथ ही वो हमास की शूरा काउंसिल का प्रमुख भी था। बताया गया कि उस पर इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमले कराने का आरोप था और इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की साजिश रचने में भी वो शामिल था। यही नहीं, इजरायली नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों को बंधक बनवाने का एक जिम्मेदार ओसामा अल-माज़िनी भी था। हमास को जड़ से मिटाने पर अड़े इजराइल ने उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके में भी हमला किया। बताया गया कि आज सुबह हुए इस हमले की जद में रिफ्यूजी कैंप भी आ गया और जिस जगह इजराइल की मिसाइल्स गिरी वहां मौजूद इमारत मलबे में तब्दील हो गई। फिर तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मलबे में जिंदगियों की तलाश में जुट गए। लोगों को जहां कहीं शव या किसी इंसान के जिंदा होने के सबूत मिलते हैं वो तुरंत वहां से मदद के लिए पुकारता है। इजराइल के हवाई हमले में ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बिल्डिंग के मलबे को हटाकर शवों को निकाला गया। इजराइल के इस हमले में कई बच्चे भी मारे गए। गाजा में करीब हर दिन ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। इजरायली मिसाइलें और बम गाजा की इमारतों पर गिरना अब सामान्य हो गया और इसके साथ ही जिंदा बचे इंसानों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाने की मुहिम भी रोजमर्रा जैसा काम। इजराइल ने उत्तरी गाजा ही नहीं, दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी हवाई हमले किए। फिलिस्तीन के गृह मंत्रालय का दावा है कि बीती रात हुए इन हमलों में 49 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। फिलिस्तीन के गृह मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमले में अकेले खान यूनिस में 21 लोग मारे गए। फिलिस्तीन का कहना है कि हमला रिहायशी इलाके में मकानों पर हुआ। खान यूनिस के अमीराती इलाके में मौजूद अल जाबरी के परिवार इस हमले में खत्म हो गया। खान यूनिस के अलावा इजराइल ने मिस्र से लगते रफा बॉर्डर पर गाजा की तरफ हवाई हमले किए। फिलिस्तीन का दावा है कि राहत सामग्री ले जा रहे काफिले पर इजराइल ने हमला किया। फिलिस्तीन के गृह मंत्रालय के मुताबिक बीती रात रफा में हुए हमले में 28 लोग मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक करीब 2800 फिलिस्तीनी मारे गए और 9700 लोग घायल हुए। गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमलों के बाद लाखों लोग जान बचाकर
गाजा के दक्षिण में स्थित रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर पहुंच रहे हैं। युद्ध के इस माहौल में रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इतना अहम क्यों बन गया है, चलिए आपको समझाते हैं। भूमध्य सागर और इजराइल के बीच बसी गाजा पट्टी को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए 3 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। इनमें सबसे अहम रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो गाजा पट्टी को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ती है। इसके अलावा 2 और क्रॉसिंग है, एरेज और केरेम शलोम बॉर्डर क्रॉसिंग, जो गाजा को इजराइल से जोड़ते हैं। और 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले के बाद से ही इजराइल ने दोनों क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया है। ऐसे में इजराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा के लाखों लोगों के लिए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। लेकिन रफा बॉर्डर क्रॉसिंग भी अभी तक खुली नहीं है, क्योंकि वहां भी इजरायली सेना के हवाई हमले हो रहे हैं। मिस्र ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल के हमले बंद नहीं होंगे तब तक वो रफा क्रॉसिंग को नहीं खोलेगा। गाजा में लाखों लोगों को खाने पीने, ईंधन और दवाओं की किल्लत को देखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इजराइल की दलील है कि वो ये रफा क्रॉसिंग नहीं खोलने देगा, क्योंकि क्रॉसिंग खुलते ही हमास के आतंकी भी गाजा से भाग निकलेंगे। रफा से लेकर गाजा तक घायलों की चीख पुकार, अफरा तफरी और दहशत का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। आरोपों के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। गाजा पट्टी में जहां तक कैमरा पहुंचता, वहां बदहवासी और अफरा तफरी का एक जैसा मंजर नजर आता। इमारतों के मलबे से घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए निकलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जब जमीन पर पहुंचते तो उनका पहला सामना उस सपाट मैदान और बिखरे मलबों से होता जहां कभी बुलंद इमारतें हुआ करती थी। गाजा के रिमल में हवाई हमले के बाद मलबों से उठता धुआं घायलों में अपनों की तलाश करते बदहवास लोग इजराइल के कहर की निशानी जैसे महसूस होते। महज 11 दिनों में गाजा पट्टी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कभी खूबसूरत दिखने वाला गाजा इलाके की सूरत बदली तो इसकी तुलना किससे हो, ये समझना मुश्किल हो गया। इसकी वजह ये तस्वीरें हैं जिनमें कुछ लम्हे पहले तक आलीशान नजर आने वाली इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। तो इन्हीं से जुड़े दूसरे हिस्से और पड़ोस की इमारतें मैदान में। इसी तरह कुछ टूटी फूटी इमारतें जलजले से बरपे कहर का एहसास कराती। कुछ जगहों पर मलबों से उठता धुआं शमशान होने का, तो कुछ मलबे कब्रिस्तान का। लेकिन इन सब के बीच एम्बुलेंस की सायरन की आवाज और घायलों की मदद के लिए होने वाली हलचल इस बात की तस्दीक करती कि मौत के शहर में इंसान अभी जिंदा है। लेकिन इन जिंदा इंसानों पर क्या बीत रही, यहाँ ये ना तो कोई पूछने वाला और ना ही बताने वाला। क्योंकि इस वक्त गाजा और इसके आसपास रहने वाले हर शख्स का एक जैसा हाल है। हर कोई मौत के साए में जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हीं के बीच पलने वाले हमास के चंद आतंकवादियों ने इंसानियत को लहूलुहान करने का पाप किया था, जिसके बदले पर जब इजराइल उतारू हुआ तो गाजा के आसमान से बम बरसने लगे और जमीन पर तबाही फैलती चली गई। गाजा के पास के समंदर वाले हिस्से में जहां भी हमास के ठिकाने होने का शक होता, वहां भी अथाह पानी के बीच बारूदी विस्फोट से काला धुआं उठता नजर आता। ऐसे हालात में अस्पतालों में दवाइयों का टोटा, बिस्तरों की कमी और काम करने वालों का अभाव बताकर यूनिसेफ ने इंसानियत के पैरोकारों को झकझोरने का काम किया है। लेकिन इजराइल के तेवर को देखते हुए गाजा पट्टी पर रहम या नरमी के कोई संकेत नहीं है। गाजा में रहने वालों को भी इस बात का अंदेशा है कि इजराइल के हमले और तेज होंगे। शायद यही वजह रही कि गाजा में रहने वालों ने जंग की तबाही में फंसे बच्चों को तनाव से उबारने के लिए उन्हें खेलने का सामान देकर स्कूल के बाहर खुले में छोड़ दिया, ताकि वो बेहतर महसूस करें। लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर ऐसी तस्वीर दिखी जो दिल में एक टीस पैदा करने के लिए काफी रही। यहाँ सड़क पर एक ऐसा ट्रक नजर आया जो आइसक्रीम या इसी तरह के दूसरे सामान को खराब होने से बचाने के लिए बने हैं। लेकिन अब ये ट्रक इजराइल के हमले में मारे गए शवों को रखने के वाहन में बदल गए। यानी गाजा के अस्पतालों में शवों को रखने की जगह अब कम पड़ गई है। लेकिन जिस तरह इजराइल हमास को मिट्टी में मिलाने की शपथ लेकर तबाही बरपाने वाले हमले कर रहा है, उसे देखते हुए अगर शवों को रखने वाले ट्रक भी कम पड़ जाएं, तो कोई हैरानी नहीं होगी। क्योंकि इजराइल के सैनिक हमास को मिटाने के इरादे से बेहद उत्साहित होकर गाजा बॉर्डर के साथ साथ लेबनान की उत्तरी सीमा की तरफ बढ़ते दिखे। उत्साहित जवान टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ दक्षिणी इजराइल होते हुए बॉर्डर पर जमा हुए,
जहां वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी लड़ाई के लिए रणनीति बनाते और मोर्चाबंदी करते नजर आए। इस उत्साह की एक वजह इजरायली सेना के प्रमुख की वो चिट्ठी भी है जिसमें सैनिकों पर देश की रक्षा के काबिल होने का भरोसा जताया गया। लेकिन ये तो जमीनी हमले की तैयारी रही। इससे पहले इजरायल ने एक दिन पहले लेबनान से हुए हिजबुल्लाह के हमलों का भी जवाब दिया। इन हवाई हमलों के बाद कुछ वैसी ही तस्वीर दिखाई दी जैसी गाजा में दिखती है। बताया गया कि इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह से जुड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यही नहीं, अपनी सरहद की सुरक्षा में इजरायली सैनिक इस कदर चौकन्ने नजर आए कि लेबनान की तरफ से घुसपैठ कर रहे हिजबुल्लाह के आतंकियों की जैसे ही एक झलक दिखी, उन्हें हवाई हमले से मिट्टी में मिला दिया। इजरायल के हमले केवल रात के अंधेरे में ही नहीं हुए। हमास को खत्म करने के इरादे से जंग में कूदे इजरायल की राह में जब हिजबुल्लाह बाधा बना तो वहां की सेना ने एक मोर्चा लेबनान की तरफ भी खोल दिया। इसके बाद इजराइल को अपनी खुफिया एजेंसी से जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने होने का सुराग मिले थे वहां तोप के गोले दागे जाने लगे। इसकी पुष्टि इजराइल की सेना ने भी की। בעזה אנחנו מפנים את האוכלוסייה מהעיר עזה. אנחנו מפנים את האוכלוסייה דרומה לנחל עזה. एक बार जब हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रमण का ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इसमें तेजी आने लगी और फिर लेबनान के आसमान पर विध्वंसक गोले और धुआं नजर आने लगा। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अभी तक 4200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि आम लोगों की तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है। गाजा के इलाके बिजली, पानी और खाने पीने के संकट से जूझते दिखे और जहां भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गाड़ियां खाने पीने का सामान लेकर पहुंचती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती। घायलों को लेकर रोते बिलखते लोग अस्पतालों की तरफ लगातार बढ़ते दिखे। लेकिन कुछ घंटों बाद ईंधन खत्म होने से बिजली संकट शुरू होने का खतरा है, जिससे अस्पताल भी ठप पड़ सकते हैं। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि हमास ने यूनाइटेड नेशंस के भंडार से गजान के नागरिकों की मदद के लिए रखे गए ईंधन और इलाज के उपकरण चुरा लिए। Today, the United Nations revealed the true face of Hamas when they confirmed that Hamas stole fuel and medical equipment from UN offices in Gaza City. बताया गया कि चुराए गए ईंधन का भंडार इतना था जिससे 6 दिनों तक यहाँ के लोगों को खारा पानी को मीठे में बदलकर पिलाया जा सकता था। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में दोनों देशों में कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये तब सच साबित होता दिखा जब तेल अवीव में अमेरिका के विदेश मंत्री का जान बचाने के लिए बंकर में छिपने की नौबत आ गई। दरअसल इस भीषण जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे थे, जहां तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के साथ उनकी बैठक चल रही थी। ये बैठक रक्षा मंत्रालय के कमांड सेंटर में चल रही थी कि तभी अचानक हमले का सायरन बज उठा। बताया गया कि सायरन को खतरे का संकेत मानकर ब्लिंकन के साथ आए दल और पत्रकारों को सुरंग में छिपा दिया गया, जहां सभी करीब 5 मिनट तक छिपे रहे। हालांकि कुछ देर के बाद हालात सामान्य बताए गए और बैठक फिर से शुरू हो गई। ये बैठक बाइडेन की संभावित इजरायल यात्रा से पहले हुई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर आतंकी संगठन हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ हमास को जड़ से खत्म करना है। सोमवार को इजरायल की संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ, जिसमें बोलते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल हमास के एक भी आदमी को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, हमास को उखाड़ फेंकना। היעד שלנו הוא ניצחון. ניצחון מוחץ על החמאס, מיטוט שלטונו והסרת האיום שלו על מדינת ישראל אחת ולתמיד. संसद में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ये हमारे वजूद की जंग है और हम इसे जीत कर रहेंगे। אבל עכשיו אנחנו ממוקדים במטרה אחת, לאחד כוחות ולהסתער קדימה לניצחון. לצורך זה דרושה נחישות, כי הניצחון ייקח זמן. संसद में नेतन्याहू ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमसे गलतियां हुई हैं और उन्हीं की वजह से हमास हम पर हमला कर पाया। 11 दिनों से जारी युद्ध की वजह से गाजा में भोजन और पानी का संकट भी पैदा हो गया है।
इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी की चौतरफा घेराबंदी किए जाने के बाद गाजा के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। गाजा पट्टी में भोजन का संकट पैदा हो गया है, जिसके बाद अब फिलिस्तीनी बेकर लकड़ी और कोयले में रोटियां बनाकर लोगों का पेट भर रहे हैं। गाजा पट्टी में जारी इजराइल के हमले में संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के 17 लोग मारे गए हैं। इजराइल के भीषण हमले की वजह से संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी के कार्यकर्ता डरे हुए हैं और वो गाजा से निकालने की गुहार लगा रहे हैं। इजराइल हमास जंग के बीच जापान ने गाजा की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने गाजा को $10 मिलियन की मदद करने का ऐलान किया है। हमास आतंकियों के खिलाफ जमीन से हमला करने के लिए इजराइल गाजा बॉर्डर पर इजराइल ने हजारों सैनिक तैनात किए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के एक इशारे पर ये सैनिक टैंक लेकर गाजा पट्टी में घुसकर तबाही मचाने को तैयार हैं। इजराइल गाजा युद्ध में अभी भी रूस ने भी चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। रूस ने पिछले 24 घंटे में इजराइल गाजा जंग को लेकर 2 बड़े कदम उठाए और पहले कदम के रूप में रूस ने सोमवार रात को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में रूस ने गाजा में आम नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा करते हुए युद्ध विराम की मांग की थी, लेकिन इस प्रस्ताव को पश्चिमी देशों ने खारिज कर दिया। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होने के लिए 9 वोटों की जरूरत थी, लेकिन प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 4 देश चीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोजाम्बिक और गैबोन ने मतदान किया। अमेरिका का कहना है कि रूस के प्रस्ताव को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि उसमें हमास का जिक्र नहीं किया गया था। Russia's resolution put forward without any consultations make no mention of Hamas, none. By failing to condemn Hamas. अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस हमास जैसे आतंकवादी संगठन को संरक्षण दे रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में रूस ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश तो किया, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन भी लगाया और गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए हमले बंद करने की अपील की। लेकिन नेतन्याहू ने पुतिन को साफ कह दिया कि हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास की सैन्य और प्रशासनिक ताकत नष्ट नहीं हो जाती। पुतिन ने सिर्फ नेतन्याहू को ही नहीं, पश्चिम एशिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की। पुतिन ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात तो की है, साथ ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात की, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से बात की, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी बात की। Попрошу министра обороны очень коротко об этом сказать. Прямо вот то, что сейчас происходит на сегодняшний день, на данный момент времени. पुतिन ने सोमवार को गाजा युद्ध और यूक्रेन युद्ध दोनों को लेकर कैबिनेट बैठक भी की। पुतिन ने कहा कि रूस कूटनीतिक तरीके से इजराइल और हमास संघर्ष को खत्म करने के लिए तैयार है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंच गए। उनका ये दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक 1 दिन पहले शुरू हुआ है, जिसका आधिकारिक मकसद तो चीन में कल शुरू हो रहे बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा लेना है, लेकिन माना जा रहा है कि उनका असल मकसद गाजा पर हमले को लेकर अमेरिका को घेरने के लिए रणनीति बनाना है। पुतिन बुधवार को शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पुतिन चीन का दौरा ऐसे समय में कर रहे हैं जब उनकी यूक्रेन के साथ जंग जारी है। इस दौर में रूस को चीन का पूरा साथ मिला। चीन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की निंदा की। चंद दिन पहले ही पुतिन ने जिनपिंग को सच्चा दोस्त और सही मायने में दुनिया का लीडर बताया था। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे और अब कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर हैं। ये जानकारी तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी है। ब्लिंकन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन तेल अवीव आकर इजराइल के साथ अमेरिका की एकजुटता को दिखाएंगे। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान बाइडेन ये जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल को और क्या मदद की जरूरत है। President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. यूक्रेन और इजराइल की मदद के लिए बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से $2 बिलियन से अधिक की अतिरिक्त सहायता की मांग की है।
हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अमेरिका से $10 बिलियन यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड मांगा है। वैसे अमेरिका बरसों से आर्थिक और सैन्य मदद के नाम पर इजराइल को लाखों करोड़ रुपए देता आ रहा है। 2016 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को सालाना सैन्य मदद देने से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर लगाई थी। सितंबर 2016 में किए गए उस वादे के तहत अमेरिका ने इजराइल को $38 बिलियन की मदद का ऐलान भी किया था। $38 बिलियन की ये रकम 2017 से 2028 के दौरान दी जानी थी और तभी से अमेरिका हर साल इजराइल को आर्थिक पैकेज की किस्तों के तौर पर $1 बिलियन की मदद देता आ रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने 2022 में इजराइल को $4.8 बिलियन और 2023 में अभी तक $3.8 बिलियन की आर्थिक मदद दी है। 2016 से पहले भी अमेरिका पुराने समझौतों के तहत इजराइल को हर साल अरबों डॉलर सैन्य मदद के नाम पर देता रहा है। यहाँ एक खास बात यह भी है कि इजराइल इसी फंड का इस्तेमाल अमेरिका से आधुनिक हथियार और लड़ाकू विमान खरीदने के लिए करता है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अमेरिका से मिले फंड का इस्तेमाल आयरन डोम सिस्टम को बनाने और उसे अपग्रेड करने में भी लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि यहूदी विरोधी भावना, इस्लामोफोबिया और सभी नफरतें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस बीच अमेरिका इजराइल हमास जंग को लेकर सऊदी अरब और मिस्र से भी बातचीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हमास को समझाने के लिए पहले सऊदी अरब से बात करने पहुंचे थे और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के अलावा जॉर्डन का भी दौरा करेंगे। अमेरिका एक तरफ इजराइल की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ अरब देशों से बात कर गाजा में भी मदद पहुंचाने की पहल में जुटा है। President will hear from Israel how it will conduct its operations in a way that minimizes civilian casualties and enables humanitarian assistance to flow to civilians in Gaza in a way that does not benefit Hamas. मध्य एशिया के दौरे के दौरान बाइडेन जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात करने के साथ साथ मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मिलेंगे। जॉर्डन में बाइडेन फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मिलेंगे। कुछ दिनों पहले बाइडेन ने फोन पर इजिप्ट के राष्ट्रपति और इराक के प्रधानमंत्री से इजराइल हमास जंग को लेकर बात की थी। इसके साथ ही ब्लिंकन भी इजिप्ट के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। ईरान की बार बार आ रही धमकी के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियां मजबूत कर रहा है। खबर यह भी है कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने मरीन रिस्पांस फोर्स को भूमध्य सागर के लिए रवाना किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने 2000 सैनिकों को इजराइल की संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा है। अमेरिका के रिस्पांस फोर्स में 2000 मरीन सैनिक और सेलर शामिल हैं, जिन्हें भूमध्य सागर के लिए रवाना किया गया है। इजराइल ने अमेरिका से $10 अरब की इमरजेंसी सैन्य मदद मांगी है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सरकार एक राहत पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें इजराइल के साथ साथ यूक्रेन, ताइवान और यूएस मेक्सिको सीमा के लिए मदद भी शामिल होगी। वहीं तेल अवीव के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी सीनेट के लीडर चक शूमर ने कहा है कि इजराइल को आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली समेत कई युद्ध सामग्री देने पर अमेरिकी सांसदों के बीच चर्चा हुई है। We say this to the Israeli people. We have your back. We feel your pain. We ache with you. And we and our country will stand by you in these difficult times. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सामग्री बिना किसी शर्त के दी जा रही है। इजराइल ने आज सुबह हमास के ठिकानों पर भारी गोलीबारी की। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास आतंकियों के ठिकानों पर आज सुबह रॉकेट अटैक किए। हवाई हमले के बाद गाजा में कई जगह आग लग गई, जिसके बाद आसमान में धुएं का काला गुबार नजर आया। ईरान और हिजबुल्लाह को जर्मनी ने बड़ी चेतावनी दी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने 2 टूक कहा है कि मिडिल ईस्ट के संघर्ष में ईरान और हिजबुल्लाह दखल ना दे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दक्षिणी इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद कनाडा के 3 लोग लापता हैं। कनाडा का दावा है कि बंधकों में उनके नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमास से तुरंत बंधकों को रिहा करने की मांग की है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इजराइल हमास जंग के बाद गाजा में दोहरी नागरिकता वाले तमाम लोग भी फंसे हुए हैं। इन लोगों की गुहार है कि उन्हें रफा बॉर्डर से बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। हमास ने पहली बार खुलकर माना है कि उसके कब्जे में 200 से 250 बंधक हैं।
हमास के अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने वीडियो बयान जारी कर बंधकों की संख्या का खुलासा किया और कहा कि बंधकों में से कई विदेशी नागरिक भी हैं। हमास का कहना है कि वो हमारे मेहमान हैं और जमीन पर हालात ठीक होने पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ولكننا نؤكد بأن العدوان الصهيوني الغاشم على المباني والبيوت وقصف البنايات دون سابق إنذار। हमास का दावा है कि गाजा पर बिना अल्टीमेटम दिए हो रहे हवाई हमलों में 22 बंधकों की मौत हो चुकी है। نؤكد بأن لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة تم جلبهم أثناء المعركة وفي حينها لم تكن هناك فرصة للتحقق من هوياتهم। हमास ने ये भी कहा कि वो इजरायली हमलों से डरने वाले नहीं हैं। इजराइल ने हमास के अलावा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और ईरान को भी वार्निंग दी है। नेतन्याहू का कहना है कि हमास को हराने के लिए दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। इसके साथ ही इजरायली संसद में बोलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को धमकाते हुए कहा कि दुश्मन हमारी परीक्षा ना ले। אל תבחנו אותנו בצפון. אל תחזרו על הטעות שכבר עשיתם פעם. כי היום המחיר שתשלמו יהיה הרבה יותר כבד. नेतन्याहू ने पूरी दुनिया से समर्थन मांगते हुए कहा कि हमारा युद्ध आपका युद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि दुनिया पूरी तरह से एकजुट नहीं हुई तो ये कल दूसरे देशों के साथ होगा। नेतन्याहू ने हमास की तुलना नाजी जर्मनी से करते हुए ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। הרבה יותר כבד. הנשיא ביידן אמר לכם באנגלית, Don't do it. ואני אומר לכם אותו הדבר בעברית. היזהרו. नेतन्याहू ने हमास को दुनिया के लिए खतरा बताया। ईरान ने भी इजराइल को खुली धमकी दी है। ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा कि अगर गाजा पर इजरायली हमले नहीं थमे तो पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग में उतरेंगे। इसके साथ ही अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में अपराध करता है तो कोई भी दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान की फोर्स को रोक नहीं पाएगा। اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان‌ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره। खामेनेई ने कहा कि इजराइल गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है जिस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। این جنایت جلو چشم همه مردم دنیاست. اینا باید محاکمه بشن. इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि इजराइल के खिलाफ सभी विकल्प खुले हैं। ब्रसेल्स में फायरिंग करने वाले हमलावर का एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो वारदात के बाद का बताया जा रहा है। इस वीडियो में हमलावर ने खुद को आतंकी संगठन ISIS का मेंबर बताया और दावा कर रहा है कि उसने ये हमला मुसलमानों का बदला लेने के लिए किया। ब्रसेल्स में ये वारदात एक स्टेडियम के बाहर हुई जब वहां बेल्जियम और स्वीडन के बीच यूरो 2024 का क्वालिफाइंग मैच खेला जा रहा था। मैच की वजह से स्वीडन के कई नागरिक ब्रसेल्स पहुंचे थे। गोलीबारी की खबर मिलते ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। उस दौरान स्टेडियम में करीब 35,000 लोग मौजूद थे जिन्हें बाद में स्टेडियम से बाहर निकाला गया। लोगों पर गोलियां चलाने के बाद हमलावर ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने स्वीडन के नागरिकों को मारकर मुसलमानों का बदला लेने की बात कही। हमलावर गोलियां चलाकर वहां से फरार हो गया और अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। ऐसे में बेल्जियम में हाई लेवल टेरर अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर निशाना साधा। मिजोरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS को मिजोरम के लिए खतरा बताया। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस का नजरिया बीजेपी और RSS से अलग है। BJP and the RSS have a different vision of our country than we do. चुनाव से पहले राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट की बगावत का जिक्र किया। मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने दावा किया कि पार्टी छोड़ने के लिए कांग्रेस विधायकों को 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे लेकिन हमने सरकार नहीं गिरने दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही कांग्रेस में सरफुटअव्वल शुरू हो गया है। इसी बीच कमलनाथ का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कैंट इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक प्राइवेट स्कूल की बस की केंद्रीय विद्यालय की वैन से टक्कर हो गई। इस हादसे में कई बच्चे घायल हो गए हैं।
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों पर खास ध्यान दिया। और भोपाल में वचन पत्र जारी करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाने का वादा किया। इसके साथ ही कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का नया नारा भी दिया। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। वचन पत्र के साथ साथ कांग्रेस ने 7 वर्गों के लिए भी अलग से पेपर जारी किया ताकि उनके विकास पर ज्यादा जोर दिया जा सके। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। कांग्रेस के इस वचन पत्र में किसानों पर विशेष फोकस रखा गया। और अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने राज्य के किसानों के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिनमें किसानों की फसल खरीदी से लेकर ऋण माफी तक शामिल है। और अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनने पर किसानों से गेहूं 2600 रुपए जबकि धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का वादा किया। इसके साथ ही किसान के लिए किसान फ्रेंडली ऐप उपलब्ध कराने की भी बात कही। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। इसके साथ ही कांग्रेस ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, नारी सम्मान निधि के रूप में महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। इससे पहले भी किसानों के बारे में, बेरोजगार युवाओं के बारे में कांग्रेस वायदा कर चुकी है और उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने हर वर्ग, खास तौर से किसान, युवा और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई वादे किए हैं। किसानों से गेहूं 2600 रुपए और धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का वादा किया गया है। किसानों को 5 हॉर्स पावर बिजली मुफ्त और 10 हॉर्स पावर तक बिजली 50% के साथ मिलेगी। नंदिनी गोधन योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने लड़कियों के विवाह के लिए 1,01,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन 3% ब्याज दर पर देने की बात भी कही गई है। साथ ही महिलाओं को सिटी बस सेवा में सफर के लिए निःशुल्क पास दिए जाएंगे। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक प्रति माह मदद देने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस ने राज्य के सभी नागरिकों के लिए 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख के दुर्घटना बीमा का भी वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से ये फैसला लिया। और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना संसद का अधिकार है। अदालत कानून नहीं बना सकती, लेकिन उसकी व्याख्या कर सकती है और उसे प्रभावी बना सकती है। बार एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का स्वागत किया। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हालांकि कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव ना हो। कुछ राइट्स लेके जा रहा हूँ। जो डिसीजन आया था कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्लोमेटिक था कि दोनों पार्टीज को खुश करने के लिए बोल दिया गया ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। 20 साल पहले हमारे पास ये भी नहीं था, तो कहीं ना कहीं होप अभी भी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का भी निर्देश दिया। आज 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले कलाकारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ, जहां भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की। इस दौरान बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान भावुक हो गई जब उन्हें फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अभिनेत्री कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। वहीं अल्लू अर्जुन को पुष्पा फिल्म में उनके अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला।
फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एडिटर अवार्ड से संजय लीला भंसाली को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब सरदार ऊधम फिल्म को दिया गया। वहीं डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त अवार्ड से नवाजा गया। जी न्यूज़।